हाँ, हेलो एवरीवन, कैन यू हेयर मी? सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हेलो, कैन यू हेयर मी? यस सर। ओके। दिव्यांशी, आमना, अनुष्का और दिव्यम भरतनाकर, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो हम लोग आज जो फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, हम लोग एनसीईआरटी के सीक्वेंस क्लास से पढ़ेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। देखिए, इसके बारे में पहले और से समझिएगा कि आज का लेक्चर तो थोड़ा बेसिक कंसेप्ट होगा। ये पूरा चैप्टर जो है वो 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल, तो 3 डायमेंशनल को हम लोग इमेजिन करके एनालाइज करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो छूटना नहीं चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको बहुत। तो ये चैप्टर इंटायरली 3 डायमेंशनल है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसकी जो सेकंड क्लास होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, सॉलिड स्टेट में जो हम लोग एनालाइज करेंगे, देखिए 11th में एक चैप्टर था स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें 90% से ज्यादा गैस के बारे में था और थोड़ा बहुत लास्ट पेज पर लिक्विड के बारे में था। 12th में आपको सॉलिड स्टेट पूरा पढ़ना है। तो देखिए, आपके पास मैं 2 एग्जाम्पल देता हूं। आपके पास एक आयरन है, ये भी सॉलिड है, और आपके पास गिलास है, ये भी एक सॉलिड है, लेकिन दोनों के सॉलिड के नेचर में फर्क है। इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉलिड, सॉलिड जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक को कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड। दोनों सॉलिड हैं लेकिन नेचर अलग अलग है। तो सॉलिड 2 तरह का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। बताइए, सबको क्लियरली आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है? सॉलिड 2 तरह का, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। ओके स्टूडेंट? यस सर। ओके, चलिए लिख लिया तो बताइएगा।
लिख लिया सारे लोगों ने? अनुष्का, दिव्याम, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब आइए, नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहले 2-3 मिनट में डायरेक्ट समझाता हूँ, फिर मैं अच्छे से लिखवाऊंगा। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड उसको कहते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा वो रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट में होगा। जैसे आप गिलास को देखते हैं, वो एक ही तरह के शेप का नहीं होता, कहीं पर थिक होता है, कहीं पर थिन होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल का डिफरेंस है। एक में रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट होगा और एक में रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होगा। तो जिसमें रेगुलरली ऑर्डरली अरेंजमेंट होगा उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे, और जिसमें रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होगा उसको हम अमॉर्फस सॉलिड कहेंगे। मैं एग्जांपल बहुत सारा दूंगा, लेकिन वो क्वेश्चंस के फॉर्म में दूंगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की डिफिनेशन ये हुई, वो सॉलिड, द सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी जिससे ये मिलकर बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are present, constituent particles have regular orderly arrangement. Is called crystalline solid. चलिए बताइए, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सिंपल डिफिनेशन है, रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट। एक लाइन छोड़कर रिमार्क्स लिखे। रिमार्क्स का मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला। तो बताइए, क्रिस्टलाइन सॉलिड की डिफिनेशन सबको समझ में आई? बताइए सारे लोग। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब आइए देखिए, रिमार्क्स में पहला पॉइंट ये है, पहले समझिएगा। इस रेगुलर ऑर्डरली की वजह से, अभी लिखिएगा नहीं, इसमें पहली प्रॉपर्टीज होती है उसको कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये हुआ, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रेगुलर ऑर्डरली ए के बाद बी, ए बी, ए बी। मान लीजिए ये लेंथ है सॉलिड का, नीचे से ए के बाद फिर बी, ए बी, यानी थ्रो आउट द पोर्शन ऑर्डरली अरेंजमेंट होगा, इसलिए इसको कहा गया लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मतलब देयर इज ऑर्डरली अरेंजमेंट थ्रू आउट द सॉलिड, हर पॉइंट पर ऑर्डरली अरेंजमेंट होगा, चाहे हॉरिजॉन्टली हो, वर्टिकली हो, कुछ भी हो। अमॉर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। अमॉर्फस में अगर ऑर्डरली अरेंजमेंट होगा भी तो शॉर्ट पोर्शन के लिए, थ्रू आउट द सॉलिड नहीं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की पहली प्रॉपर्टीज है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब देयर इज ऑर्डरली अरेंजमेंट थ्रू आउट द सॉलिड। तो पहली रिमार्क्स में पहला पॉइंट लिखिए, इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसका क्या मतलब हुआ? तो इट मीन्स देयर इज orderly arrangement of particles throughout the solid। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आई लॉन्ग रेंज ऑर्डर, उसकी मीनिंग भी मैंने बता दिया। बताइए, दिव्यम भटनागर समझ में आ रहा है आपको? साइंटिस्ट बताइए। यस सर। गुड। अनुष्का, आमना, दिव्यांशी, पहला रिमार्क्स का पहला पॉइंट समझ में आया? इट ओके। Yes, sir. Yes, sir. गुड, चलिए वेरी गुड। लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. थैंक यू। Done, sir. वेरी गुड। अब आइए सेकंड पॉइंट, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिए, अभी लिखिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत दफा आ चुका है और बोर्ड लेवल पर रीजनिंग टाइप में भी क्वेश्चन पूछता है।
देखिए लिखना नहीं है, एक वर्ड आता है एनिसोट्रॉपिक, पहले 5 मिनट समझिए अच्छे से, एनिसोट्रॉपिक, और एक वर्ड आता है आइसोट्रॉपिक। केमिस्ट्री में आइसो का वर्ड जब भी आए तो आप समझिए प्रॉपर्टी सेम है, जैसे आइसोटोप्स, आइसोबार, सेम सेम सेम। एनिसोट्रॉपिक का पहले मतलब समझिए, सब कुछ लिखाया जाएगा कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिजिक्स में आपने थर्मो में पढ़ा होगा, थर्मल कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, डेंसिटी, हर डायरेक्शन में अगर अलग अलग वैल्यू आई, हर डायरेक्शन में डिफरेंट है अगर, तो उसको कहते हैं एनिसोट्रॉपिक। आई कैन रिपीट, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी, लिखना नहीं है मैं लिखाऊंगा, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी एनिसोट्रॉपिक if they have different physical properties in different directions. आइसो का मतलब हुआ कि हर डायरेक्शन में सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। जैसे मिसाल लीजिए, मैं एक आपको ए बी बता रहा हूं, तो आप क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल दे रहा हूं, रेगुलर ऑर्डरली है, नीचे से भी ए बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। तो बताइए रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, सारे लोग देखिए, इसको अच्छे से समझिए, फिर मैं दूसरा एग्जांपल भी दूंगा। ये मान लीजिए आपके पास रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट है, अमॉर्फस में कैसा होगा, ए बी मान लिया अगर है, फिर हो जाएगा ए ए, तो फिर ये रेगुलर ऑर्डरली नहीं रहा, इस तरह का अरेंजमेंट है। अब ध्यान दीजिए अच्छे से, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड तो है, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड तो है, अमॉर्फ यानी रेगुलर ऑर्डरली है, लेकिन इसमें देखिएगा डायरेक्शंस का मतलब समझिए। अगर हम इस डायरेक्शन को मैंने x मान लिया, ध्यान दीजिएगा, और ये देखिए इस डायरेक्शन को हमने y मान लिया, फिर से देखिए, और इस डायरेक्शन को मैंने y मान लिया, तो ध्यान दीजिएगा x की तरफ जब जा रहे हैं तो ए बी मिल रहा है आपको, y में जा रहे हैं तो केवल a मिल रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, सारे लोग Yes, मिलकर sir. बताइए, ठीक है। अच्छा, Yes, sir. z डायरेक्शन में जाइएगा तो बी मिल रहा है, हाँ या ना। जी। तो इससे क्या साबित हुआ, रेगुलर ऑर्डरली है लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट है हर डायरेक्शन में, इसलिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में डिफरेंट होगी। मतलब अगर यहाँ पर कोई डेंसिटी इस पोर्शन में कुछ और है तो इस पोर्शन में कुछ और होगा, क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आयरन रॉड का लेते हैं, नॉर्थ साउथ पोल की तरफ कुछ और है, ईस्ट वेस्ट की तरफ होता ही नहीं है, तो इसको कहते हैं एनिसोट्रॉपिक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में डिफरेंट होगी। कोई कहे व्हाई, अगर बोर्ड लेवल पर रीजन या असर्शन रीजन का क्वेश्चन पूछे, कहेंगे बिकॉज इन क्रिस्टलाइन सॉलिड particles have different arrangement in different direction। बताइए ये बात सबको समझ में आई, कोई डाउट है तो पूछिए। एनिसोट्रॉपिक, दिव्याम, अनुष्का, आमना, दिव्यांशी बताइए। Yes, sir. आया समझ में। हाँ Yes, sir. सबको कोई, हाँ फिर से एक दफा मैं रिपीट कर देता हूँ, दोबारा सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन कैसे दे देगा, कहेगा कि सॉलिड ए whose refractive index is different in different direction, write the name of the solid। आप कहेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में डिफरेंट हो, उस फिनोमेना, उस प्रॉपर्टीज का नाम है एनिसोट्रॉपिक, और ये कौन शो करता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्योंकि रेगुलर ऑर्डरली है बट हर डायरेक्शन में अरेंजमेंट अलग अलग है,
इसको कहते हैं एनिसोट्रॉप। तो मैं आपको वही पूरा पॉइंट लिखता हूं, सेकंड पॉइंट डालिए, इट इज एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। पूछेगा क्यों, तो लिखिए बिकॉज इन क्रिस्टलाइन सॉलिड have different arrangement in different direction. In different direction. उसके नीचे एक स्टार पॉइंट डालिए। A substance is said to be anisotropic if they have different physical properties in different direction. और अब साइड में कहीं पर लिख लीजिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब डेंसिटी हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, ईटीसी। ये सब इसको कहते हैं एनिसोट्रॉपिक। दिव्यम, ये समझ में आया आपको दिव्यम, एनिसोट्रॉपिक? यस सर। गुड। Has everyone completed this slide? Yes, sir. को समझने के लिए इस तरह भी आप बना लीजिए। This phenomena is called anisotropic. Particles have different arrangement in regular orderly, different arrangement in different direction. लिख लिया सारे लोगों ने? Yes, sir. Good. तीसरा पॉइंट आसान है। It has sharp melting point. फिक्स मेल्टिंग होगा, जो कि रेगुलर ऑर्डरली एकदम फिक्स 100 है तो 100 ही पर मेल्ट होगा। It has sharp melting point. और इसमें क्वेश्चन अभी आएगा, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है क्या, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, रीजन पूछे, रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट। तो ये तीन बेसिक बातें आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में याद रखनी है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एनिसोट्रॉपिक, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब ये समझ गए तो अमॉर्फस सारा कुछ उल्टा होगा, इसलिए इसको हम लोग जल्दी जल्दी टॉपिक में लिख लेते हैं और जल्दी जल्दी लिखते हैं। आइसो को मैं थोड़ा समझाऊंगा। अमॉर्फस सॉलिड लिखिए आप सारे लोग, डिफिनेशन में समझा ही चुका हूं, जल्दी जल्दी लिखिए। द सॉलिड इन विच constituent particles
do not have regular orderly arrangement. Do not have regular orderly arrangement is called amorphous solid. एग्जाम्पल मैं जानबूझ के अभी नहीं दिया हूं, मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में दूंगा. चलिए, तो वो सॉलिड जिसमें रेगुलर ऑर्डरली नहीं होगा उसको हम अमॉर्फस सॉलिड कहेंगे. लिख लिया सारे लोगों ने, बताइए. Yes, sir. गुड. रिमार्क्स लिखिए. पहला पॉइंट वही, इट हैज शॉर्ट रेंज ऑर्डर. शॉर्ट रेंज ऑर्डर. कोई मीनिंग पूछे, आपके नोट्स अच्छे से होना चाहिए प्रॉपर अंदाज में. कोई भी पूछे या भी, इट मीन्स देयर इज ऑर्डरली अरेंजमेंट. इसलिए ग्लास को देखते हैं, कहीं पर थिक थिन रहता है अरेंजमेंट, डिफरेंट शेप, फिक्स शेप नहीं रहता है. ऑर्डरली अरेंजमेंट फॉर शॉर्ट पोर्शन ओनली. अब वहां था थ्रू आउट द सॉलिड. सेकंड पहले लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है. लिख लिया सारे लोगों ने, जल्दी बताइए. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इट इज आइसोट्रॉपिक. अब सुनिए, आइसोट्रॉपिक इन नेचर मतलब ये हुआ, जैसे गौर से सुनिए, गैस में पार्टिकल रैंडम में होते हैं, तो वो हर डायरेक्शन में रैंडमली होंगे. इसलिए गैस की भी प्रॉपर्टीज आइसोट्रॉपिक होती है. अमॉर्फस में रेगुलर ऑर्डरली नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, रैंडमली ओरिएंटेड है, इरेगुलर अरेंजमेंट है, तो हर डायरेक्शन में इरेगुलर ही रहेगा. मतलब अगर ये अमॉर्फस है तो इस डायरेक्शन में अगर स्ट्रेस या डेंसिटी की जो वैल्यू होगी वही इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में भी इरेगुलर, इस डायरेक्शन में भी इरेगुलर ही है. तो अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होता है. अगर ऐसे पूछा जाए गैस लिक्विड सॉलिड में कौन आइसो है, तो हम कहेंगे गैस. सॉलिड में पूछा जाए आइसो कौन है, तो अमॉर्फस. इसलिए अभी पढ़िएगा कंक्लूजन में, अमॉर्फस सॉलिड इज नॉट ट्रू सॉलिड, इट इज सूडो सॉलिड. ये प्योरली सॉलिड लाइक प्रॉपर्टी शो नहीं करता. समझा? तो दैट द रीजन it is isotropic, because in this solid particles are irregular in all possible direction. हर डायरेक्शन में जब इरेगुलर है तो प्रॉपर्टीज भी सेम होगी. इसलिए पूछा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेम इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉलिड, तो आप कहिएगा अमॉर्फस सॉलिड, आइसोट्रॉपिक. तो बताइए सेकंड पॉइंट सबको समझ में आया? अनुष्का, आमना, दिव्यम एंड दिव्यांशी. Yes, sir. Yes, sir. दिव्यम आपको नहीं आया? अनुष्का आप दोनों को? यस सर आया. वेरी गुड. Yes, sir. वेरी गुड. चलिए तीसरा पॉइंट, तो अच्छा ये भी लिख लीजिएगा कि स्टार पॉइंट डालकर, और सब्सटेंस is said to be आइसो. हाँ बोलिए बोलिए. हाँ सर आप एक बार सेकंड पॉइंट दिखा देंगे तो हाँ 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 लिखिए 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 लिखिए. थैंक यू सर.
isotropic if they have all similar physical properties in all possible डायरेक्शन। बताइए, तो ये है आइसोट्रॉपिक। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो मैं आपको बता ही दिया हूं। लिख लिया सारे लोग? तीसरा पॉइंट तो बहुत आसान है। हाँ, जैसे पॉलीथीन क्या है? अमॉर्फस सॉलिड। पॉलीथीन को आप जलते हुए देखा होगा, बचपन में लोग बदमाशी करते थे। पॉलीथीन को जब जलाइएगा तो टेढ़े मेरे अंदाज में जलेगा, उसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मैं ग्राफ से भी समझाऊंगा। जैसे ग्राफ समझिए, मान लीजिए मैंने अगर टेम्परेचर, लिखिएगा नहीं, ये मैं अभी आपको टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ से भी पूछेगा, बताओ कौन सा सॉलिड है, नीट के लेवल पर गौर से सुने। मैं एक ग्राफ इस तरह का बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा और आप लोग सोच के बताइएगा। ये ग्राफ बताइए, क्या टेम्परेचर टाइम के साथ साथ फिक्स्ड है कि चेंज हो रहा है? सारे लोग मिलके बोलिए ग्राफ को देखकर। टेम्परेचर चेंज टाइम हो के, रहा है सर। सब लोग बताइए, सब लोग, चेंज हो रहा है कि फिक्स्ड है? चेंज हो रहा है। वेरी गुड। तो ये, अब ये कर्व बना देगा, कहेगा बताओ कौन सा सॉलिड है। अगर आपको अब तक जो थ्योरी में पढ़ा उसमें अच्छा क्वेश्चन अगर देगा तो ग्राफ के जरिए देगा। एक आइसो और एनिसो हो गया, और एक ग्राफ के जरिए। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं है ये ग्राफ इस बात को शो किया कि फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। तो आप कहेगा ये अमॉर्फस सॉलिड है। सर तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होगा? लिखिएगा नहीं अभी। क्रिस्टलाइन में फिक्स्ड है। देखिए मैं आपको बताता हूं, मेल्टिंग का मतलब टाइम के साथ साथ। देखिए जैसे आप सॉलिड है, मेल्ट किया, देखिए ग्राफ इस तरह होगा, स्मूथ नहीं होगा। जैसे ये सॉलिड है, देखिए सॉलिड से जैसे लिक्विड हुआ, बताइए सारे लोग, सॉलिड से लिक्विड हुआ, टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर फिक्स्ड है कि नहीं? जल्दी बताइए सारे लोग। हेलो, Yes, यस sir. सर। यस। सॉलिड जो होता है Yes, पहले हाँ देखिए, sir. पहले टेम्परेचर गेन करेगा। तो वही है, जैसे जैसे जाएगा तो देखिए सॉलिड का टेम्परेचर घटते घटते एकदम से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो जैसे फिजिकल स्टेट चेंज करेगा तो देखिए टेम्परेचर फिक्स्ड है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये ग्राफ ये बताएगा, बताओ व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉलिड? अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन, डू नॉट प्रेडिक्टेड, डाटा इज नॉट सफिशिएंट। इस तरह का ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन देगा। तो मेल्टिंग पॉइंट को ग्राफ के फॉर्म में याद रखना है। तो ध्यान दीजिए, ये मैं दोबारा अच्छे से बनाऊंगा। तो अनुष्का, ये ग्राफ समझ में आया आपको? Yes, sir. हाँ लिखिए, इट मेल्ट्स एट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ, इट मीन्स amorphous solid do not have sharp melting point. लिख लिया तो बताइए आप। लिख लिया? Yes, sir. ठीक। अब आइए नीचे टॉपिक डालिए, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। अब ये मिसलेनियस टॉपिक है, इस पर आपको स्कूल में तो नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। यहाँ देखें,
अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो उसका कर्व होगा आपका टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ, इस तरह फिर चलता रहेगा। लिक्विड से गैस तक सॉलिड है, टेम्परेचर घटा, फिर जेड से देखिए एकदम शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। अगर ये अमॉर्फस सॉलिड है तो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर के फॉर्म में ग्राफ आएगा। तो ये भी एक बेसिक डिफरेंस है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। देखिए टेम्परेचर टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। तो बताइए यहाँ तक कोई डाउट है अमॉर्फस क्रिस्टलाइन में? एक दफा बताइए। अब मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ कि अब तक जो पढ़ा उसमें कंक्लूजन, ये बेसिक बातें। लिख लिया सारे लोगों ने? Hello everyone, has completed this slide? Yes, sir. चलिए अब आइए, अब तक जो पढ़ा उसको मैं एक लाइन में कंक्लूड कर रहा हूं। कंक्लूजन, एक कंक्लूजन ये है कि इस पूरे चैप्टर में आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही पढ़ेंगे, बिकॉज अमॉर्फस सॉलिड इज ऑल्सो कॉल्ड सूडो सॉलिड एंड रिगार्डेड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब होता है कि अमॉर्फस सॉलिड के अंदर भी फ्लो करने की टेंडेंसी है लाइक लिक्विड, इसलिए एक्चुअल सॉलिड नहीं। तो सर हमको तो ऑब्जर्व नहीं, आपको ऑब्जर्व होगा कहाँ? जब आप ओल्ड बिल्डिंग में जाए। ओल्ड बिल्डिंग का मतलब हुआ हिस्टोरिकल बिल्डिंग। उसके विंडो गिलास को देखिएगा तो टॉप बॉटम पोजीशन जो होगा वो टॉप के कंपैरिजन में थिक होगा, अगर वो चेंज नहीं किया गया होगा तो। कॉमन विंडो गिलास में नहीं, जो हम लोग के घर है उसके विंडो गिलास की बात नहीं हो रही है। तो अमॉर्फस सॉलिड इतना स्लोली फ्लो करता है कि हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ऑब्जर्वेशन अगर होगा भी तो ओल्ड बिल्डिंग के विंडो ग्लास में। तो कंक्लूजन ये है कि अमॉर्फस सॉलिड इज आल्सो कॉल्ड सूडो सॉलिड एंड रिगार्डेड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। तो नीचे लिखिएगा अमॉर्फस सॉलिड, दिस इज इसलिए इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ क्रिस्टलाइन की बात करेंगे, इज आल्सो कॉल्ड सूडो सॉलिड, जो सूडो फोर्स आप पढ़ा भी है फिजिक्स में, and regarded as super cooled liquid। क्यों? Because it has tendency to flow like liquid but very slowly। कोई का एग्जाम्पल दो? विंडो गिलास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग। तो ये एक बेसिक बातें थी, ये मैंने आपको समझाया। अब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के बारे में बेसिक बातें। हाँ लिख लिया तो बताइएगा। लिख लिया? बताइए साइंटिस्ट, साइंटिस्ट लोग बताइए, लिख लिया? Yes, sir. ओके, अब आइए
अब जो मेरा टॉपिक होगा तो ये बात दिमाग में रख लीजिए कि हम अमॉर्फस सॉलिड को एनालाइज नहीं करेंगे। आप गौर से सुने, टॉपिक डालिए टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए लिखना नहीं है, और पहले टॉपिक डाल लीजिए और से सुनिए। आपके पास मैं एक क्रिस्टलाइन आयरन देता हूँ, लिखना नहीं है। डायमंड है आपके पास, और आपके पास मान लीजिए सॉलिड Cl है, और आपके पास NaCl है। ये सब सॉलिड है, इसलिए जानबूझ के एग्जाम्पल सभी नहीं दिया हूँ। अब देखिए ये 4 सॉलिड है, चारों क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ध्यान दीजिए, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो मेटल है। डायमंड में नॉन मेटल मतलब कार्बन है, नॉन मेटल है। Cl मतलब मॉलिक्यूल है, और NaCl में आयंस है। तो देखिए चारों क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, और चारों में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग अलग है। तो केमिस्ट्री कहता है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग अलग है, उसके बीच का वंडरवाल फोर्स, अब देखिए वंडरवाल फोर्स की बात आएगी। तो वंडरवाल फोर्स क्या होता है? दिव्यांशी, हैव यू एनी आइडिया व्हाट इज द वंडरवाल फोर्स? हम केमिस्ट्री में कैसे डिफाइन करेंगे दिव्यांशी? व्हाट इज वंडरवाल फोर्स? डिफाइन करें प्लीज। वंडरवाल फोर्स दिव्यांशी। आमना, आमना आप बताइए व्हाट इज वंडरवाल फोर्स? कुछ भी गलत या सही बताइए, क्या आइडिया आप लोगों के पास? सर वंडरवॉल फोर्स एक वीक फोर्स होता है। हाँ वेरी गुड, वीक फोर्स होता है। हाँ और अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। अनुष्का जरूर बताएंगे। अनुष्का बेटीवाल बताइए, आप जो जानती हैं आप बताइए अनुष्का। उससे मुझे एक आइडिया लगेगा, तभी मैं थोड़ा और अच्छे से समझा पाऊंगा। बताइए। हाँ सर इंटरमोलिकुलर फोर्स वेरी अट्रैक्टिव। गुड। हाँ 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 हाँ। अच्छा दिव्यम बताएंगे, दिव्यम बताइए आप साइंटिस्ट। हाँ आप बताइए दिव्यम, वंडरवाल फोर्स के नाम से आप क्या जानते हैं? सर एक फोर्स होती है जिससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड होते हैं, और दो तरीके की होती है, एक वीक फोर्सेस और एक डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। हाँ 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 समझ गया, ठीक ठीक ठीक। अब सुनिए, हाँ देखिए दो, हाँ लगभग डिफिनेशन सेम है, गौर से सुनिए। वंडरवाल फोर्स जब भी वर्ड आए तो एक वर्ड आता है इंटरमॉलिकुलर फोर्स, जो अनुष्का ने कहा, एक वर्ड आता है इंटरमॉलिकुलर फोर्स। जब भी केमिस्ट्री में इंटरमॉलिकुलर फोर्स बोले तो आप समझिए अट्रैक्टिव भी एंड रिपल्सिव भी। स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में साफ तौर से लिखा हुआ है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिकुलर फोर्स। अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्स अट्रैक्टिव है तो वो वंडरवाल फोर्स कहलाएगा। तो कोई भी पूछे वंडरवाल फोर्स, कहिए अट्रैक्टिव इंटरमॉलिकुलर फोर्स वंडरवाल फोर्स कहलाता है, सिर्फ अट्रैक्टिव, जिसको हम वंडरवाल फोर्स कहते हैं। ये ओवरऑल वीक होता है, उस वीक में कोई बहुत सारे फोर्स हैं, डाइपोल डाइपोल हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, लंदन डिस्पर्सन फोर्स पढ़ा, ये सब वीक है। उस वीक में हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो वंडरवाल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है। तो गौर से सुनिए, सब में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग अलग हैं, तो वंडरवाल फोर्स भी अलग अलग होगा। वंडरवाल फोर्स बोले माइंड में आना चाहिए अट्रैक्टिव फोर्स। That's the reason crystalline solid are 4 types: metallic solid, covalent solid, molecular solid, and ionic solid. On the basis of different constituent particle and different van der Waals force, crystalline solid are 4 types. बताइए सबको समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बताइए साहब। 4 टाइप्स क्यों? हाँ वेरी गुड। इसलिए मैं जानबूझ के एग्जाम्पल इसलिए नहीं कराया ना कि आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को पहचानेंगे भी, उसमें फिर डिस्टिंग्विश करेंगे कि इसमें कौन सा टाइप है। ये मैं एंड में क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ, दिव्यांशी मेरी आवाज आ रही है आपको? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट constituent particle and
different van der Waal force. Solid are 4 types. हम चारों को इंडिविजुअल पढ़ेंगे. नंबर 1 मॉलिक्यूलर सॉलिड, नंबर 2 कोवैलेंट सॉलिड, नंबर 3 मेटालिक सॉलिड, नंबर 4 आयोनिक सॉलिड. ठीक है, बहुत आसान सब है, जल्दी जल्दी करेंगे. तो ये था आपका 4 टाइप्स. लिख लिया सारे लोग? दिव्या, अनुष्का, आमना, दिव्यांशी, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Yes. Wait, sir. ओके, अब सुनिए. सबसे पहले टॉपिक डालिए मॉलिक्यूलर सॉलिड. पहले हम शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहे हैं, फिर नीचे डिटेल में लिखेंगे. देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नाम से साबित है, मॉलिक्यूल होगा. एग्जांपल दिया जाएगा अभी आपको. van der Waal फोर्स मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बोल सकते हैं. van der Waal फोर्स मॉलिक्यूलर सॉलिड में. और से सुनिए, 1 मिनट. देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, I2 सॉलिड है, ये भी मॉलिक्यूल्स है, HCl भी मॉलिक्यूल है. ध्यान देंगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा 11 का कंसेप्ट आएगा. ये भी सॉलिड है, मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल है. ध्यान देंगे कि दोनों मॉलिक्यूल तो हैं, लेकिन ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है. नाम सुना है सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए. Yes, sir. वेरी गुड. Yes, sir. सुना है ना दिव्या, अनुष्का, सब लोगों ने सुना है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, वेरी sir. गुड. हाँ, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स है तो ये भी मॉलिक्यूल्स है, ये भी है, इसको कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल. ध्यान दें अच्छे से. इसलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड भी 2 तरह का है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और नॉन पोलर. अब इसमें एग्जाम्पल को रटना नहीं है, वही केमिकल बॉन्ड का कंसेप्ट आपको आना चाहिए कि जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा, और जिसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा. अब ध्यान देना है, जब भी केमिस्ट्री में पोलर मॉलिक्यूल कहा जाए तो माइंड में आना चाहिए डाइपोल मोमेंट है. जैसे यहाँ HCl में है डाइपोल मोमेंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. और केमिस्ट्री में जब भी पोलर मॉलिक्यूल है तो उसमें 2 van der Waal फोर्स होगा. एक को कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, उसकी पहचान HF, NH एंड OH 3 जगह. जिस पोलर मॉलिक्यूल में ये तीनों में से कोई भी होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा. अदरवाइज वहां डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाएगा. आई कैन रिपीट, पोलर मॉलिक्यूल में कोई पूछे पोलर मॉलिक्यूल में van der Waal फोर्स बताओ, तो आपका माइंड दोनों पे जाना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड भी एंड डाइपोल डाइपोल भी. अगर उस पोलर मॉलिक्यूल में HF है, OH है, NH है, तो उसमें van der Waal फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स. और अगर वो पोलर ये तीनों नहीं है तो उस पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल होगा. और नॉन पोलर में तो आप सब लोग जानते होंगे, नॉन पोलर में सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है जिसको कहते हैं डिस्पर्सन फोर्स. तो देखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड में 3 van der Waal फोर्स आया, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल, डिस्पर्सन. मेरी बात सबको समझ में आ रही है? हाँ या ना, जल्दी बताइए एक दफा, फिर मैं लिखवाऊंगा भी अच्छे से. सबको आई कि नहीं Yes, आई? sir. ये अल्लाह, इतना आस्ते से बोलते हैं, जल्दी बताइए ना. सबको आई? अनुष्का, दिव्या, Yes, sir. आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो कोई, मैं पहले शॉर्ट van der Waal फोर्स, कोई भी पूछे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, पहले सुनिए, फिर उसको मैं दूसरे फॉर्म में भी लिख पाऊंगा. डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड.
तीसरा डिस्पर्सन फोर्स। अब मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिखा रहा हूं, पहले तो लिए कोई भी मॉलिक्यूलर सॉलिड, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल, वंडर वाल फोर्स, ये तीनों होगा। अब देखिए पहले लिखिए आप, लिख लिया। देखिए अब थोड़ा सा डिटेल में, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। एक है आपके पास पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। यस, पहचान कंसेप्ट बताइए एग्जांपल का। डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, वंडर वाल फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जिसमें मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल को रटना नहीं है, सॉलिड HCl, सॉलिड SO2 वगैरह वगैरह, बहुत सारे जिसमें बस हो। और दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये डिटेल में, जिसमें आपको सॉलिड NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉलिड HF हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉलिड H2 अगर सॉलिड के फॉर्म में होगा तो डाइपोल डाइपोल। और एक है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसकी पहचान डाइपोल मोमेंट जीरो, ये आप सब 11th में पढ़ा होगा। इसमें वंडरवाल फोर्स जो होगा वो डिस्पर्सन फोर्स होगा, और सबसे वीकेस्ट फोर्स यही है। एग्जाम्पल सॉलिड I2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, आपने पढ़ा होगा कार्बन डाइऑक्साइड का भी डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। सॉलिड H2, दो सिमिलर एटम के बीच में बॉन्ड है, उसमें तो आंख बंद करके बोलिए डाइपोल मोमेंट जीरो है। समझा? तो बताइए, इस स्लाइड में किसी को डाउट है तो पूछिए, किसी को डाउट है? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड दो तरह का, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की पहचान डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, और उसमें वंडरवाल फोर्स का नाम डाइपोल बाय डाइपोल इंटरेक्शन, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड डाइपोल मोमेंट जीरो, डिस्पर्सन फोर्स। एग्जांपल आपको कुछ दिए गए, कंसेप्ट रहेगा तो कोई भी एग्जांपल आप बता सकते हैं। हाँ बोलिए, लिख लिया, कंप्लीट हो गया तो बताइए सब लोग। दिव्या, मनुष्का एंड आमना, दिव्यांशी, कंप्लीटेड दिस स्लाइड? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? अरे डाउट लगता है क्या? कुछ बोलते भी नहीं है आप लोग, डाउट तो नहीं है? No, sir. हाँ No. चलिए ठीक है, अच्छी बात। अब सुनिए, नेक्स्ट टॉपिक डालिए, कोवैलेंट सॉलिड। पहले शॉर्ट फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की पहचान है नॉन मेटल एटम, यानी एटम होगा वो याद रखिएगा, नॉन मेटल एटम। दूसरा, इसमें वंडरवाल फोर्स का नाम आप नहीं बोल सकते, बस आप सिर्फ ये लिखिए, मैं बता रहा हूं क्यों, मैं रीजन दूंगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्या होगी? कोवैलेंट बॉन्ड। शॉर्ट फॉर्म में पहले लिखिए, अब मैं थोड़ा सा डिटेल बताता हूं, ध्यान दीजिएगा इस लाइन को। बताइए, लिख लिया ये शॉर्ट फॉर्म सारे लोग? जल्दी बताइए।
हेलो स्टूडेंट, ये लिख लिया? यस सर। अब सुनिए, Yes. वेरी गुड। एक लाइन पहले लिख लीजिए, फिर मैं समझाऊंगा। पहले लिख लीजिएगा, इन दिस सॉलिड, पहले लिखिए फिर समझाऊंगा। इन दिस सॉलिड constituent particles are non-metal atom, आगे का लाइन which is linked by covalent bond, नहीं, which is linked by, चलिए covalent bond, आगे का लाइन throw out the crystal, throw out the crystal and forms network। अब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोवेलेंट से होता है और नेटवर्क फॉर्म में होता है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, पहले लिख लीजिएगा तो बताइएगा सारे लोग। बताइए, लिख लिया? Yes, sir. उसी में कंटिन्यू कीजिए। Therefore, this solid is also called network solid। अब मैं इसको समझाता हूँ। देखिए सारे लोग और से सुनिए। इसमें बेस्ट एग्जांपल है डायमंड, ऐसे बहुत सारे हैं। डायमंड है, आपको मालूम है कार्बन 4 कनेक्ट कार्बन है, फिर ये फर्दर 4 बॉन्ड से कनेक्टेड है। बताइए नेटवर्क बन रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। हेलो साइंटिस्ट लोग, बताइए नेटवर्क बन रहा है? कोई बोल ही नहीं रहे। दिव्यांग, अनुष्का, बताइए बन रहा है? Yes. फर्दर बनता रहेगा। 11th का वो एग्जाम्पल अभी लिखना नहीं है। SiO2 क्वार्ट्ज, नेटवर्क, कोवेलेंट बॉन्ड, थ्रू आउट द सॉलिड। और केमिस्ट्री कहता है जहां नेटवर्क हो वहां सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वंडरवाल फोर्स होगा। इसीलिए पूरी दुनिया में डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। जबकि देखिए केमिस्ट्री क्या कहता है कि NaCl आयनिक है, आयनिक और कोवेलेंट में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आयनिक है। तो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट कम है, डायमंड का ज्यादा। उसका रीजन कहिए, नेटवर्क, कॉन्टिन्यूअस कोवेलेंट बॉन्ड। इसलिए आपको उसमें मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी आएगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक का मतलब हुआ मेटल, नॉन मेटल वगैरह सब में मेल्टिंग पॉइंट वगैरह का जब कंसेप्ट पूछे तो 3 चीजें आपको दिमाग में रखनी, वो मैं अभी लिखवाऊंगा। तो पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो होगी वो कोवेलेंट सॉलिड की होगी। इसका रीजन यही है कि नेटवर्क बनाता है ये। और मैं आपको बता दूं, अभी लिखिएगा नहीं, जब भी केमिस्ट्री में खासकर इनऑर्गेनिक में कंपैरिजन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट कहे तो आपके माइंड में 3 बातें होनी चाहिए। पहला, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, और से सुनिए। दूसरा, क्या वो मेटालिक सॉलिड है। और तीसरा, क्या वो नेटवर्क है, नेटवर्क सॉलिड। और याद रखिए, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट जब भी पूछा जाए तो ध्यान दें, सबसे ज्यादा C, फिर B, फिर A। आप जो लोग 11th में पढ़ चुके हैं, मेटल और नॉन मेटल में मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लेकिन ये ध्यान दे लीजिए कि जिसमें नेटवर्क होगा तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो। बोरॉन की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें नेटवर्क है।
उसी तरह ग्रुप 14 में कार्बन सिलिकॉन, सिलिकॉन में का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, फिर भी कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, इसलिए कि डायमंड का नेटवर्क है। तो कोई ऐसे पूछे कि मेटल एंड नॉन मेटल में, एक कोवालेंट एंड आयनिक में मेल्टिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी, तो हम जनरली लोग कहते हैं मेटल की मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली ज्यादा होती है नॉन मेटल से, आयनिक की मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली ज्यादा होती है कोवालेंट बॉन्ड से। लेकिन इन सब के बीच में याद रखिए, चाहे कोवालेंट हो या आयनिक हो, पहली बात, चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो, अगर कोई भी नेटवर्क बनाएगा तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगी, चाहे कोवालेंट बॉन्ड हो चाहे वो नॉन मेटल ही क्यों ना हो। नेटवर्क बनाएगा तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? कंसेप्ट सबको समझ में आया? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो Yes, sir. नेटवर्क याद रखना है। इनऑर्गेनिक में आप 13, 15, 16 सब में ऑर्डर देख लीजिए आप, नेटवर्क जो बनाएगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो। तो वही हाल यहाँ पर है कि कोवैलेंट सॉलिड का दूसरा नाम नेटवर्क है। इन चारों सॉलिड में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट कोवैलेंट सॉलिड की होगी। और नॉट ओनली दिस चैप्टर, पूरा यही आपको आइएगा पी ब्लॉक सम में, ये कंसेप्ट बहुत काम आएगा। जब भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर करे तो ये तीन बातें दिमाग में रखना कि चेक कर लेना है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये मेटालिक सॉलिड है या नेटवर्क बना रहा है। अगर आपको पता चल गया ये नेटवर्क है तो उसकी मेल्टिंग सबसे ज्यादा होगी, चाहे वो नॉन मेटल हो चाहे वो मेटल क्यों ना हो, कुछ भी हो। तो सब सारे लोग बताइए यहाँ तक क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. चलिए, Yes, sir. उसके नीचे ये लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको कंपैरिजन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। दिव्याम, यह समझ में आया ये कंसेप्ट आपको? यस सर। चलिए लिख लीजिए। बोलिए बच्चों, लिख लिया? नहीं लिखा? लिख लिया सर। ओके, एग्जाम्पल कुछ लिख लीजिए, ऐसे तो मैं करवाऊंगा ही। डायमंड्स है, क्वार्ट्ज है, समझा, SiO2 है, खुद क्या कहते हैं सिलिकॉन दिखने में एक है लेकिन ये नेटवर्क ये भी बनाता है, समझा कि नहीं। जर्मेनियम भी नेटवर्क बनाता है, समझा। ये सब लिख लीजिए। अब आइए, कोवैलेंट सॉलिड में एक एक्सेप्शन लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे हार्डेस्ट, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट कोवैलेंट सॉलिड की होगी, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन याद रखिए, ग्रेफाइट। ये पूछेगा आपसे, ग्रेफाइट इज कोवैलेंट सॉलिड which is soft in nature। पूछेगा कौन ऐसा कोवैलेंट सॉलिड है जो सॉफ्ट है, सॉफ्ट इन नेचर, as well as conduct electricity। ये कोवैलेंट सॉलिड में एक्सेप्शन याद रखिए ग्रेफाइट के बारे में। लिख लिया?
अब ये दोनों बहुत आसान है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नाम ही से साबित है मेटल्स ये तो मेटालिक बॉन्ड, मेटल के अंदर मेटालिक बॉन्ड होता है, ये तो सबसे आसान है। उसी तरह आयनिक सॉलिड भी आसान है। आयंस, इसको पहचानने का तरीका आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच। ये 4 क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ। अब तक जो करा उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? पिछला स्लाइड सब कुछ लिख लिया था ना आप लोगों ने? हाँ स्टूडेंट लोग, लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. गुड। चलिए क्वेश्चन मैं लिख, आप बताइए। Yes, sir. हाँ वेरी गुड। क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। और लिखना शुरू कीजिए सारे लोग। सॉलिड ए which is generally soft and low melting point identify the solid। 4 ऑप्शन में दे रहा हूं। मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। डी आपके पास आया आयनिक सॉलिड। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सारे लोग मिलके बोलिए। जनरली सॉफ्ट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। हाँ बताइए दिव्याम, आप बताइए दिव्याम, विच ऑप्शन इज करेक्ट? सर आई थिंक मॉलिक्यूलर सॉलिड होना चाहिए। हाँ वेरी गुड। देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड इसलिए होना चाहिए, और से सुनिए, ये सॉलिड हार्ड होता है। ये चिल्लाना नहीं कि सर ने सॉफ्ट लिखवा दिया, नो। चारों में मुकाबला अगर हो, चारों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जनरली सॉफ्ट। क्यों? रीजन आप देंगे, ड्यू टू वीक वंडरवाल फोर्स, क्योंकि वो डायपोल डायपोल है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, डिस्पर्जन फोर्स है, ड्यू टू वीक वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सारे सॉलिड्स हार्ड होते हैं। उन चारों में अगर पूछा जाए कि थोड़ा सा सॉफ्ट कौन होगा, तो आप कहिएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड, बिकॉज वीक वंडरवाल फोर्स। मेटल में तो होगा नहीं, मेटालिक बॉन्ड है। कोवेलेंट सॉलिड में होगा नहीं, नेटवर्क है। आयनिक तो ऐसे भी हार्ड सॉलिड होता है। बताइए सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताएं। हेलो, सारे लोग को समझ में आया? हेलो, Yes, sir. Yes. यस सर। गुड। क्वेश्चन नंबर 2, सॉलिड ए चलिए
Solid which melts at very high temperature and it is electrical insulator in solid state as well as in molten state. ये कौन सा solid है? सारे लोग मिलके बोलिए, बहुत आसान है. अनुष्का बताएंगे. अनुष्का बताइए तो आप कौन सा सॉलिड होगा 4 सॉलिड में? हम और क्रिस्टलाइन सॉलिड के चारों में कौन सा टाइप हो सकता है ये? Sir, network. Yes, which is also called, पूरा नाम बोलिए. Which is also called, नेटवर्क सॉलिड का नाम क्या है? Covalent. Yes, कोवेलेंट सॉलिड. उसमें एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट. इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर सॉलिड स्टेट और मोल्टेन, जबकि आयनिक सॉलिड मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसलिए यहाँ पर एज वेल एज लिख दिया. वेरी हाई टेम्परेचर इट इज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट. ये बात साबित क्या है? कोवेलेंट सॉलिड है, एक एक्सेप्शन को छोड़कर, विच इज कॉल्ड ग्रेफाइट. सबको समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी बता दें. sir. ठीक है. क्वेश्चन लिखिएगा नेक्स्ट. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग. मैं पूरा वर्ड नहीं लिखना हूँ. आइडेंटिफाई फॉलोइंग का मतलब आपको बताना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन सा सॉलिड है, और अमॉर्फस होगा तो अमॉर्फस लिखिएगा. पहला, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3. बताइए ये कौन सा सॉलिड है? अगर क्रिस्टलाइन है तो कौन सा सॉलिड है? मेटालिक, आयनिक, कोवेलेंट, कौन सा सॉलिड है? मॉलिक्यूलर कौन सा सॉलिड है? अमोनियम नाइट्रेट. हाँ बताइए. हेलो, अमोनियम में पॉजिटिव होता है, नाइट्रेट में नेगेटिव. तो देखिए केटायन एनायन के बीच में कौन सा बॉन्डिंग होगा? आयनिक बॉन्ड. तो बताइए कौन सा सॉलिड होगा? सारे लोग मिलके बोलिए. Ionic solid. आयनिक सॉलिड. बताइए दिव्यांश, अनुष्का, आमना, दिव्यांश, सबको समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. यस. तो मैं इसलिए जानबूझ के एग्जांपल नहीं दिया था कि अब आपको सोच समझ के बताना है कौन सा सॉलिड है. P4O10 दिस इज द सॉलिड. बताइए अच्छे से कौन सा सॉलिड? P4O10. आयनिक नहीं होगा, मेटालिक नहीं होगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गया. अब आपके पास मॉलिक्यूलर है और आपके पास कोवेलेंट. Sir, covalent. कोवेलेंट है. अच्छा, कोवेलेंट है. क्यों है कोवेलेंट? आमना बताइए आप. कोवेलेंट की पहचान याद रखिएगा. Sir, इसमें covalent bond बन रही है. हाँ कोवेलेंट, हाँ कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं. कोवेलेंट बॉन्डिंग तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी है, Cl में भी कोवेलेंट बॉन्ड है. आपको इस तरह चूज करना है कोवेलेंट में. नंबर 1 कि नॉन मेटल एटम हो, नंबर 2 नेटवर्क बनाता हो. ये ओवरऑल पूरा मॉलिक्यूल है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, उसको P2O5 भी लिख सकते हैं. तो दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड. क्योंकि ये नेटवर्क नहीं है और नेटवर्क में नॉन मेटल एटम, नॉन मेटल एटम. ओके स्टूडेंट, P4O10 मॉलिक्यूलर सॉलिड. जैसे मैं और एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको ये सबको समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है मॉलिक्यूलर सॉलिड में? जल्दी बताइए. कोवेलेंट की पहचान नेटवर्क होना चाहिए, नॉन मेटल एटम. तो नॉन मेटल तो है लेकिन नेटवर्क नहीं है. ये आगे बढ़ें. 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं है इसका. आगे बढ़ें. Okay, sir. तीसरा एग्जाम्पल है P4. चौथा है S8. आराम से बताइए. फिफ्थ, नेटवर्क होना चाहिए. पहले बताइए. P4 मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मॉलिक्यूल है, सिंपल, कोई नेटवर्क नहीं है. स्ट्रक्चर साफ है. देखिए फर्दर ये नहीं है कनेक्टेड. सल्फर है, नेटवर्क नहीं है. सल्फर 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 सल्फर, ये सब मॉलिक्यूल है. समझ रहे हैं ना? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स. हाँ बताइए. प्लास्टिक कौन सा सॉलिड होगा? जल्दी बता दीजिए. रबर कौन सा सॉलिड होगा? ये तो बहुत आसान सा है. बताइए. टेफ्लॉन कौन सा एग्जाम्पल होगा? ये बता दीजिए.
क्वार्ट्ज कौन सा सॉलिड है? बताइए, प्लास्टिक कौन सा सॉलिड है बताइए? Amorphous. यस, रबर भी अमॉर्फस, टेफ्लॉन भी अमॉर्फस, क्वार्ट्ज तो पढ़ लिया कोवेलेंट सॉलिड। तो बताइए, इस एग्जाम्पल को समझना है। तो ये पूरी बातें हो गई अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, और क्रिस्टलाइन में कौन कौन सी टाइप्स होंगी ये आपने पढ़ा। चलिए, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को तो पूछिए। लिख लिया सारे लोगों ने हाँ या ना? जल्दी बताइए। लिख लिया था? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir, लिख लिया। ओके, चलिए अब टॉपिक का जो है वो देखिए, गौर से सुनिएगा। मैं इसलिए कहा था ध्यान देंगे। जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे तो टॉपिक डालिए डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसमें सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो है क्रिस्टल लैटिस। which is also called space lattice। अब इसका क्या मतलब है मैं मतलब समझाऊंगा, लेकिन मैं डायग्राम पहले बनाऊंगा, और डायग्राम मेरे साथ साथ बनाइएगा क्योंकि 3D बनाना है इसको। गौर से सुनिएगा, अभी बनाइएगा जैसे जैसे कहूं मैं उसी तरह बनाइएगा। अभी रुक जाइए। पहले ये आप अपने पेज पर थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, ये स्क्वायर ड्रॉ कीजिए जिस तरह मैंने बनाया है, उसको फिर डिफाइन करूंगा। और ये कट पॉइंट को डार्क कीजिए। प्लीज सारे लोग बनाइए, तो मेरे साथ साथ बनाइए। जब कंप्लीट हो जाएगा तो प्लीज रिस्पॉन्स दीजिएगा, सर बना लिया। खुद से बनाना है आपको, बनाइए। हाँ, बना लिया सब लोग? दिव्यांग, अनुष्का, आमना, दिव्यांशी बना लिया यहाँ तक? Yes, sir. हाँ, Yes, sir। मेरे साथ साथ चलिएगा, रुकिएगा अभी, रुकिए। आप ध्यान दीजिए, इसके मिडिल पर एक पॉइंट, इसके मिडिल पर, और इसके सामने, सबके सामने। चलिए सब लोग पॉइंट दीजिए तो इस तरह जल्दी से। जब पॉइंट आप दे दिया तो इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मिलाइए। मैं इसको इसलिए बना के सामने, चूंकि मैं आपको बताऊंगा क्यों, उसकी वजह है। ये बना लिया तो बताइएगा, और इसको डार्क कीजिए। बना लिया सारे लोग? बताइए, हेलो साइंटिस्ट लोग बताइए, सब लोग Yes, कंप्लीट कर लिया? बोलिए ना। Yes, sir. वेरी गुड। अब सुनिए, इसको पॉइंट को मिलाइए। देखिए अपर पार्ट, फिर नीचे सेकंड पार्ट, पहले देख लीजिए, इसको मिलाइए आप। फिर नीचे से पहले बना, अभी इसमें और बनाना है, अभी मत घबराइएगा नहीं, अभी और बनाना है। ये पहला फेस ये कंप्लीट हुआ। सबको दिखा आपको? चारों क्यूब की तरह लिख रहा है ना? 4 क्यूब दिख रहा है कि नहीं? जल्दी बताइए आप। हेलो दिव्यांग, अनुष्का, सब लोग बताइए, 4 क्यूब दिख रहा है yes, sir. आपको? Yes, sir। Yes, sir. सुनिए, 3D को इस चैप्टर में दिखाना मुश्किल है। आप गौर से सुनिएगा, मैं किस तरह समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। सुनिए प्लीज। ये 4 क्यूब आपको, या 4 कमरा, 4 रूम्स आपको दिख रहा है। मैं इसको अब पूरे पेज पर पूरा बनाना मुश्किल होगा हमेशा टाइम, तो मैं इस तरह समझाऊंगा। अपने रूम को इमेजिन कीजिए, 4 कमरा आपको है, 4 रूम्स।
यहाँ तक समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताइए। 3D को इमेजिन करके समझना है। यहाँ तक समझ में आया, 4 कमरा आपके पास है। ओके, बोलिए आगे पीछे दाएं बाएं, क्लियर है Yes, साइंटिस्ट? वेरी गुड Yes, सब, sir. हाँ वेरी गुड। अब सुनिए क्या करना है नेक्स्ट पॉइंट पे। इसके सेंटर पर पॉइंट दीजिए सारे लोग प्लीज, इसके सेंटर पर पॉइंट दीजिए। आप 3D पढ़ रहे हैं, मैं चाहता तो डायरेक्ट एग्जाम दिखा के पिक्चर से समझाता, नहीं, अपने से बना के समझने की बात कुछ और होती है। इमेजिन करके समझना है 3D को। ये सेंटर पर पॉइंट दीजिए, दे दीजिएगा तो बताइएगा मुझे। बताइए, दे दिया? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ठीक। दिव्यांग सब लोग का ध्यान है ना इधर? दे दिया? अब Yes, फिर sir. इस, वेरी गुड। अब इस सब पॉइंट को दोबारा आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मिलाइए। देखिए कितना आपने आराम से बना लिया। बोलिए, अच्छा दिख रहा है? बताइए सबको अच्छा दिख रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। हेलो, साफ साफ दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. वेरी गुड। अब देखिए ये पूरा स्पेस लैटिस हुआ। ये केमिकल बॉन्ड में भी होगा, NaCl का स्ट्रक्चर जो हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे। ये जो पॉइंट सब मैंने बताया ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। अब पहले बना लीजिए एक, तो फिर बताइएगा, फिर मैं उसको समझाऊंगा। लिख लिया आप लोगों ने इस तरह? एवरी स्टूडेंट बताइए, एवरी स्टूडेंट बताइए, कंप्लीट कर लिया सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब मैं कैसे समझाऊंगा, ध्यान दीजिए। आप खुद सोचिए, चैप्टर में इसको हमेशा बनाने में तो टाइम लग जाएगा। इस 3D को कैसे इमेजिन करना है, तो ध्यान दीजिए। 4 कमरा दिखा था इससे पहले। आप गौर से सुनिए, आपको क्या दिखा? उसके ऊपर से एक घर है, फिर उसके ऊपर देखिए 1 के ऊपर 5th कमरा, 2nd के ऊपर 6th कमरा, 3rd के ऊपर 7th, 4th के ऊपर, इसी तरह दिखा कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, पहले फेज में 4 कमरा, Yes, sir. हर कमरे के ऊपर कमरा। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलिए ना। अनुष्का, दिव्याम, आमना, Yes, दिव्यांशी, समझ में आया? पक्का बोलिए। नहीं, Yes, sir. है नहीं? क्या नहीं समझ में आया? अच्छा, पहला वाला पार्ट समझ में आया था ना, 1 2 3 4? अरे Yes, बोलिए। sir. हाँ देखिए, कोई बात नहीं, आप अपने रूम में इमेजिन कीजिए 4 कमरा दिखा, 4। अब मैंने जो ये जो बनाया था उसके ऊपर देखिए 2, इसको बस देखिए, ये 2 क्यूब का समेशन है कि नहीं, जल्दी बताइए। 2 क्यूब का समेशन है ना? Yes, sir. तो बस समझिए कि इसके ऊपर 5th कमरा, फिर ये 2nd कमरे के ऊपर 6 कमरा, हर कमरे के ऊपर एक कमरा। ओके, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. 4 कमरा, 4 के ऊपर फिर 4। ओके, आया कि नहीं आया? इसको 10 दफा पूछ लीजिए, क्योंकि हम हमेशा इसी तरह समझाएंगे शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि पूरा बनाना इस चैप्टर में मुश्किल है, तो हम इसी तरह समझाएंगे। फिर से एक दफा, 4 कमरा आपको दिखा था, जो मैंने इस पॉइंट से पहले आपको बताया था, 1 2 3 4। अब इस कमरे के ऊपर एक और कमरा आ गया, मतलब एक क्यूब के ऊपर दूसरा क्यूब आ गया, फिर 2nd कमरे के ऊपर फिर ऊपर आ गया 6 कमरा, फिर इस वाले के ऊपर एक और आ गया, फिर इस वाले के ऊपर एक और आ गया। अब बताइए अनुष्का, समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। Yes, sir. पक्का? तो हम जब भी इस चैप्टर को समझाएंगे तो प्लीज इसी तरह समझाएंगे, बिकॉज ये 3 डायमेंशनल है। इमेजिन करके रियल वे में मैं आपको समझाऊंगा, तो आप लोगों को समझ में आया कि कैसे मुझे समझाना है और समझना भी है। ओके स्टूडेंट, बोलिए बोलिए एवरीवन। Yes, sir. हाँ, अब देखिए, अब कोई कहे क्या है ये, तो क्या यही सी कहिए, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपने जो देखा, एटम है, किसी में मॉलिक्यूल्स है, कैसे अरेंज होते हैं। द रेगुलर अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। ये पूरा क्रिस्टल सिस्टम हुआ, समझा? आप पढ़िएगा, आयरन है तो आयरन में ये जो एटम, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन सब है। तो क्रिस्टल लैटिस क्या है? तो अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन, इज कॉल्ड क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस। ओके स्टूडेंट, सारे लोग बताइए।
बोलिए हाँ या ना। लिख लिया? Yes. अच्छा अब बताइए, फिर गौर से सुनिएगा। क्रिस्टल सिस्टम को फिर बना, हम इसमें आप लोग मिल बताइएगा, ये जो पूरा क्रिस्टल सिस्टम है, जैसे दीवार है, दीवार का रिपीटिंग यूनिट्स क्या होगा? दीवार किससे मिलकर, वॉल में बताइए सब लोग, वॉल को देख कर उसमें रिपीटिंग यूनिट्स कौन है? ब्रिक्स है कि नहीं? ब्रिक्स से मिलकर बना है कि नहीं? जल्दी बताइए आप। ब्रिक पे ब्रिक, ब्रिक पे ब्रिक Yes, बना sir. है कि नहीं? दाएं बाएं। उसी तरह इस पूरे स्पेस लैटिस का रिपीटिंग यूनिट्स आप बताइए, यही क्यूब की तरह दिख रहा है कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना। यही रिपीटिंग यूनिट्स है कि नहीं? जल्दी बताइए। इसी से पूरा सिस्टम बना है कि नहीं? Yes. जिस तरह दीवार का रिपीटिंग यूनिट्स ब्रिक्स है, उसी तरह किसी भी क्रिस्टल सिस्टम का रिपीटिंग यूनिट जो होता है वो यूनिट सेल होता है। तो दूसरा टर्म्स लिखिए नेक्स्ट पे, पहला क्रिस्टल सिस्टम, दूसरा लिखिए यूनिट सेल। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए। द स्मॉलेस्ट 3-dimensional repeating units of crystal system is called unit cell। जिस तरह दीवार के रिपीटिंग यूनिट्स को ब्रिक्स कहते हैं, उसी तरह क्रिस्टल सिस्टम के रिपीटिंग यूनिट्स को हम यूनिट सेल कहते हैं। हम बनाएंगे, अब पहले हाँ इसको मैं बना के दिखा देता हूं। तो ये एक यूनिट सेल है जो क्यूब की तरह दिख रहा है, जिससे मिलकर ये बना है। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए आप लोग। तो उस क्रिस्टल सिस्टम का ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, रिपीटिंग यूनिट्स है। ये 3 डायमेंशनल है, तो ये भी 3 डायमेंशनल है। बताइए सबको यहां तक समझ में आया? बताइए सारे लोग। Yes, sir. आप ध्यान दीजिएगा, Yes, एकदम ध्यान दीजिएगा आप, गौर से सुनिए। हम बनाएंगे यूनिट सेल एक, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं बनाऊंगा एक, माइंड में 8 रखना। किस तरह? इसी तरह 4 कमरा, उसके ऊपर फिर जैसे मैं इसी में बना के दिखा देता हूं, देखिए बगल में 1-2 कमरा आ गया कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो, हम बनाएंगे एक, माइंड में रखेंगे 4 कमरा, 4 के ऊपर 1-1। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बोलिए। Yes, sir. हाँ, बनाया जाएगा एक, माइंड में रखना है वही जो मैंने आपको समझाया। लिखा जाएगा एक, ये एक है, लेकिन समझना है 1 कमरा, 2 कमरा,